हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन रिटर्न टू स्केल पे होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया था। हमने बताया था कि अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है एंड लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल होता है। बट लास्ट क्लास में ना रिटर्न टू स्केल पे हमने डिस्कशन नहीं किया था। हमने पूरा डिस्कशन सिर्फ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे ही किया था, जहां हमने 3 स्टेजेस पे डिस्कशन किया था। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम लोग देखते हैं ना कि रिटर्न टू स्केल बेसिकली इस लॉ में क्या है, क्या पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसके पहले मैं एक और बात बता दें कि लास्ट क्लास में जो हमने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा था उसमें हमने बताया था ना कि 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर होता है डिमिनिशिंग रिटर्न और फिर होता है डिक्रीजिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न भी हम इसको कह सकते हैं। जहां हमारा बेसिकली जो मार्जिनल प्रोडक्ट था एमपी वो नेगेटिव हो रहा था। ठीक है, तो हमने इसको स्टेज 1 का नाम दिया था इंक्रीजिंग रिटर्न को, डिक्रीजिंग रिटर्न को स्टेज 2 का नाम दिया था और नेगेटिव रिटर्न को स्टेज 3 का नाम दिया था। वह हमने ये पॉइंट नहीं डिस्कस किया कि अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो किस स्टेज में प्रोडक्शन करना प्रेफर करेंगे। देखो, फर्स्ट और थर्ड स्टेज में तो वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में सबको पता है कि जो आपने अपना फिक्स फैक्टर रखा है, लाइक लैंड की अगर हम बात करें तो क्या हम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज या कंप्लीटली यूटिलाइज कर पाते? नहीं कर पाते। जितना हम उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं हम नहीं कर पाते फर्स्ट स्टेज में, है ना। एंड अगर लास्ट स्टेज की बात करें तो क्योंकि वहां पे सारी चीजें नेगेटिव हैं, अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें वो भी नेगेटिव है, मतलब आप जो एडिशनली बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ लैंड। और नेगेटिव रिटर्न में बेसिकली क्या है कि विद द हेल्प ऑफ लैंड एंड लेबर आप जो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव में चला जा रहा है। तो इस केस में ना तो स्टेज 1 में प्रोडक्शन होगा ना स्टेज 3 में प्रोडक्शन होगा। और इन स्टेजेस को ना अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इकोनॉमिक टर्म्स में इन स्टेजेस को कहा जाता है इकोनॉमिक नॉनसेंस या absurdity। क्लियर? तब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेज बचा ना जिसमें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो करेक्ट जो स्टेज माना जाता है या स्टेज ऑफ ऑपरेशन माना जाता है वो माना जाता है स्टेज 2। स्टेज 2 एक ऐसा स्टेज है जिसको हम कहेंगे स्टेज ऑफ ऑपरेशन। और इसी पर्टिकुलर स्टेज पे अगर आप देखोगे ना तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सेल करना चाहते हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ आप अपने लैंड को भी मैक्सिमम यूटिलाइज कर पा रहे हो। जो आपका नॉर्मल आउटपुट है या ऑप्टिमम आउटपुट है उसका आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो। इसीलिए स्टेज 2 को प्रेफर किया जाता है फॉर स्टेज ऑफ ऑपरेशन। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे रिटर्न टू स्केल। देखो, रिटर्न टू स्केल बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ईजी भी है। रिटर्न टू स्केल कब एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है इन लॉन्ग रन, है ना। शॉर्ट रन में तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। और लॉन्ग रन मतलब क्या होता है? जहां पे आपके सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेरिएबल। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इतना टाइम पीरियड है कि हम फर्दर कोई दूसरी लैंड परचेज करके भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको लेबर ही इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब वेरिएबल फैक्टर्स लेबर है तो लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हम लैंड को भी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना सफिशियंट टाइम पीरियड है कि हम लैंड भी इंक्रीज कर सकते हैं तो लेबर भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे क्या है? सारे के सारे वेरिएबल है। किसमें? लॉन्ग रन में। तो वहां कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? रिटर्न टू स्केल। अब देखो, रिटर्न टू स्केल में भी देखोगे ना तो 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये 3 स्टेजेस है रिटर्न टू स्केल में। और इसका क्या मतलब है उस पर डिस्कशन के पहले में एक पॉइंट बता दें कि देखो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम बात करें तो अगर हमने अपना इनपुट इंक्रीज किया तो नो डाउट हमारा आउटपुट भी तो इंक्रीज होगा।
देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने इनपुट 100% से बढ़ाया, ठीक है ना, इनपुट मतलब क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लैंड और लेबर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम अपने लैंड को या लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो नो डाउट आउटपुट भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट ये आउटपुट कभी 80% से भी बढ़ सकता है, 100% से भी बढ़ सकता है और 120% से भी बढ़ सकता है। ये तो सब मानते होंगे, क्योंकि जैसा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, मतलब वो जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट बढ़ेगा। तो अगर हमने इनपुट 100% से बढ़ाया और हमारा आउटपुट बढ़ गया 120% से, मतलब आउटपुट में ज्यादा इंक्रीज है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इनपुट 100% से बढ़ाया, आउटपुट भी 100% से बढ़ गया, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है कि आपने अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा लगाया इनपुट के लिए, तो आपका जो आउटपुट जनरेशन हो रहा है वो भी 100 रुपए से ज्यादा हो रहा है या 100 यूनिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और अगर हमने इनपुट लगाया 100% और हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो, बट ओनली बाय 80%, तो उस केस में हम बात करें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने इनपुट बढ़ाया तो उस केस में आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये मत सोचना कि क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो इनपुट के बढ़ाने से आउटपुट घट जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनपुट बढ़ाओ और आउटपुट घट जाए। कुछ ना कुछ तो आउटपुट जनरेट होगा, ठीक। बट जिस रेशियो से हो रहा है, यहाँ देखो हमने रेशियो का कैलकुलेशन बताया, जिस रेशियो से हो रहा है उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। होपफुली पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज की नोटिंग कर लेते हैं कि अगर हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने अपने इनपुट को 100% से इंक्रीज किया तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा, बट बाय 120% ये इंक्रीज होगा। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करें, हमने अपना इनपुट इंक्रीज किया बाय 100%, तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा, बट बाय 100%। जितने परसेंट से इनपुट इंक्रीज हो रहा है उतने ही परसेंट से आउटपुट भी इंक्रीज होगा। होपफुली इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो इनपुट पहले आपने 100 यूनिट्स लिया था, तो आपका जो आउटपुट बन रहा था वो 80 यूनिट्स का बन रहा था। अब आपने इनपुट को जस्ट डबल कर दिया, 200 यूनिट्स कर दिया, है ना, तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा कितना, 160 यूनिट्स हो जाएगा। पहले 80 यूनिट्स बन रहा था, अब फर्दर प्लस 80 यूनिट्स हो जाएगा, तो टोटल 160 यूनिट्स बनेगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में अगर हमारा इनपुट इंक्रीज हुआ बाय 100%, तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा, बट ओनली बाय 80%। क्लियर? जितने परसेंट से इनपुट इंक्रीज हुआ है उतना परसेंट तो नहीं बढ़ेगा, बट हाँ कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 80-90% वो इंक्रीज होगा, तो इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। बहुत सिंपल सा ये रिटर्न टू स्केल का टॉपिक था। ये लास्ट क्लास में हमने नहीं डिस्कस किया था, इसलिए आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो इसी एग्जाम्पल पे पूछेगा कि अगर हमारे पास दिया है कि इनपुट 100% से बढ़ रहा है और आउटपुट 80% से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दोनों में सेम परसेंटेज से चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है कंपैरेटिवली इनपुट से, तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर? तो ये हमारा पूरा डिस्कशन अब कंप्लीट होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन चैप्टर, जहां हमें दो लॉज के बारे में डिस्कस करना था। फर्स्ट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज हमारा जो डिस्कशन था वो था रिटर्न टू स्केल पे। रिटर्न टू स्केल अगेन हम बता दे रहे हैं कि ये एप्लीकेबल होता है इन लॉन्ग रन, जहां हमारे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है। रीजन बीइंग कि लॉन्ग रन में आपके पास इतना टाइम पीरियड होता है कि आप बहुत ही इजीली प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फर्दर लैंड भी परचेज कर सकते हो। क्लियर? तो प्लीज इसकी कहीं नोटिंग कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही पॉइंट रेलेवेंट है और यही आप लोगों को रिटेन करके रखना है। अब यहां तक के टॉपिक में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कॉस्टिंग चैप्टर, जहां हम लोग को ये देखना है कि टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, उनका फॉर्मूला देखेंगे, उनका डेफिनेशन देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन, उन दोनों पे डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ना
रेवेन्यू का जो टॉपिक बचेगा दैट इज टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, उनके रिलेशनशिप पे डिस्कशन करके ये टॉपिक हम लोग एंड कर देंगे। हमने पहले भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी रेलेवेंट रिलेशनशिप है, उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। और उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एरर हो जाता है, रीजन बीइंग कि आप लोग क्या करते हो ना कि ज्यादा प्रेफरेंस देते हो ग्राफ को। आप ग्राफ को लेकर के चलते हो, बट ग्राफ की जगह ना टैबलर प्रेजेंटेशन जो हमने रखा था लास्ट क्लास में, अगर आप उसको ध्यान रखोगे तो कभी भी एग्जाम में एरर नहीं होगा। क्योंकि ना एमसीक्यूज फॉर्म में बता रहे कि दो पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, एक तो रिलेशन पूछता है और दूसरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और इन दोनों के लिए ही ना आप लोगों का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्राफ एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा एमसीक्यूज में। क्लियर? तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और ये जो हमारी सीरीज है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025, इसकी सारी क्लासेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं कवर की तो कोई बात नहीं, हमने ना इनकी पूरी प्लेलिस्ट ड्राफ्ट की हुई है। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, वो प्लेलिस्ट जरूर से कवर कर लेना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।